हिंदी साहित्य का समान परिचय के अंतर्गत आज हम लोग रीतिकाल अथवा उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे, जिसका समय काल था संवत 1700 से लेकर 1900 तक। जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि रीतिकाल की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रमुख कवि कौन कौन हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, और फिर हम उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो रीतकाल की शुरुआत कहा जाए तो शाहजहाँ, जो मुग़ल साम्राज्य का जो राजा था शाहजहाँ, उसके समय से ये माना जाता है वो, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य हमारे देश में स्थापित हो गया था। समाज में सुख और वैभव था, बादशाह आनंद की रंगरलियों में मस्त थे, फौज में भी सुरा और सुंदरी का आधिपत्य था। सारा समाज उस समय का विलासिता में डूबा हुआ था। जो शाहजहाँ के समय का जो समाज है वो 3 वर्ग में बटे थे: उत्पाद, भोक्ता और कविगण। जो इस काल में कविता थी फिर राज दरबार की हो गई। अगर आपको याद होगा, जो आदिकाल में जो कविता थी, जो आदिकाल में जो कवि थे वो राज दरबार में रहा करते थे। भक्ति काल में संत महात्मा थे, वो भगवान का, ईश्वर का गुण गाते थे वो। लेकिन जब ये रीतिकाल आया, इसमें पुनः जो कविता थी, जो कवि थे, वो राज दरबारी हो गए वो। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाता है। उन्होंने संवत 1700 के आसपास 3 ग्रंथों की रचना की। वो 3 ग्रंथ थे: काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश। इन्हीं से रीतकाल की परंपरा का शुरुआत माना जाता है। रीतकाल की अगर हम बात करें तो रीत यानी होता है परिपाटी, यानी एक बना बनाया रास्ता, या कहा जाए कि बनी बनाई या बधी बधाई एक परिपाटी। इस काल को रीतिकाल कहा गया क्योंकि इस काल में ज़्यादातर कवि एक ही परिपाटी पर चलते गए। वो एक ही परिपाटी से तात्पर्य है श्रृंगार रस का वर्णन, अलंकार का वर्णन, छंदबद्धता, सभी का लगभग एक ही जैसे था वो, तो इसलिए इसका नाम दिया गया रीतिकाल। रीतिकाल मुख्यतः 2 शाखाओं में बढ़ता है: रीतबद्ध और रीतमुक्त। रीतबद्ध से तात्पर्य है कि जो एक ही तरह की रचनाएं करते हैं वो, यानी कि अलंकार, श्रृंगार, रस, जो एक ही परिपाटी पे चले वो, और जो उससे थोड़ा सा इतर होकर चले वो, उनको कहा गया रीतमुक्त। तो ये 2 शाखाएं हुई, रीतबद्ध और रीतमुक्त। रीतमुक्त में कुछ प्रमुख कवि हुए, खासतौर से घनानंद, बोधा, ठाकुर। इन्होंने अपनी रचनाएं जो है थोड़ा विषय से मुक्त रखी। इसी में नाम आता है भूषण का। भूषण का शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्र साल दशक, ये रचनाएं थी। इन रचनाओं से उन्होंने रीतकाल में भी वीर रस की वर्णन किया, या वीर रस की रचनाएं की वो। तो रीतकाल की अगर हम कवियों की कुछ बात करें तो मुख्य रूप से जो कवि आते हैं रीतकाल में, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, बिहारी लाल, देव, घनानंद, केशव इत्यादि आते हैं। खासतौर से बिहारी सत्सई, जो बिहारी द्वारा बनाया गया 700 दोहे का एक ग्रंथ है वो बहुत ही प्रचलित है रीतिकाल की। कहते हैं कि जो बिहारी के जो दोहे होते हैं गागर में सागर भरने का काम करते हैं। बहुत ही अच्छी इन्होंने दोहा लिखा हुआ है। छोटी सी दोहे में भी बहुत खूब बात उन्होंने लिखी हुई है वो। मतीराम थे, मतीराम के जो ग्रंथ हैं साहित्य सागर, रसराज, ललित राम, कुछ आपकी रचनाएं हैं वो। इसी तरह से नाम आता है इस कवि में कहा जाए कि देव कवि थे वो, उनको कौन भूल सकता है वो। इन्होंने बहुत सारी ग्रंथों की रचनाएं की, कोई एक फिक्स नहीं आता है। कोई कहता है कि 50 के आसपास है, 50 का ही, कोई कहता है कि 70 से 80 इन्होंने रचनाएं की हैं वो। इनके जो कुछ प्रमुख ग्रंथ थे देव के, वो थे भाव विलास, राग रत्नाकर, नखशिक इत्यादि। रीतकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है हिंदी साहित्य का। क्यों? क्योंकि इस काल में जितना
सुंदर वर्णन अलंकार का प्रयोग हुआ है, जितनी सुंदरता से श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, उतना किसी भी काल में नहीं हुआ है वो। तो ये हिंदी साहित्य का एक स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है, रस और अलंकार के प्रयोग को लेकर, कि जितनी रस और अलंकार का प्रयोग इस युग में हुआ, वो तो ना तो पिछले आदि काल में हुआ था, ना तो भक्ति काल में, ना आगे आने वाले आधुनिक काल में हुआ। तो इसलिए इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। लेकिन थोड़ी सी इसमें, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि शाहजहाँ का शासन था, उसका काल था, वो समाज में सुख और वैभव था, सभी सुरा और सुंदरी में डूबे हुए थे, कवि राज दरबारी हो गए थे। तो कवि भी फिर उसी तरह की रचनाएं करने लगे। वो राजा को, शाहजहाँ को खुश करने के लिए, दरबारियों के खुश करने के लिए वो उन्होंने इस तरह की नक्शिख वर्णन करना शुरू कर दिया। वो औरतों को लेकर, कहा जाए कि कन्याओं को लेकर उन्होंने अश्लीलता की कुछ रचनाएं भी इस तरह की इस युग में देखने को आती है। वो कहा जाता है कि राधा कृष्ण की आड़ में उन्होंने विलासी राजाओं की काम चेष्टाओं को भी उद्दीपित किया। वो यानी वर्णन तो वो राधा और कृष्ण की करते थे वो, लेकिन वो इस हद तक उन्होंने किया वो कि वो अश्लीलता की सीमा तक पहुंच गया वो। तो ये एक, क्योंकि स्वर्णयुग भी था, साथ ही साथ कुछ इसमें कहा जाए कि जो ये कमियां थी वो यही थी कि वो बहुत सारे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक अपनी रचना को पहुंचा दिया वो, और उसका केवल एक ही वजह था वो कि वो राज दरबारी हो गए थे। वो राज दरबारी यानी कि जो राजाओं को खुश करना चाह रहे थे, राज दरबारियों को खुश करना चाह रहे थे, वो इस वजह से उन्होंने ये रचनाएं इस तरह की करने शुरू कर दी वो। तो ये तो बात हुआ रीतिकाल का, और उसके हमने कुछ प्रमुख कवियों की बात की, उनकी कुछ रचनाओं की बात की। वो आगे जब हम बढ़ते हैं, इसकी क्या विशेषता है, रीतिकाल की क्या विशेषता है, उसकी अगर हम बात करें वो, तो हम इन्हीं परिभाषाओं से हम बता सकते हैं कि सबसे पहले विशेषता तो हम यही बता सकते हैं, रस अलंकार का जितना विवेचन इस काल में हुआ, उतना पहले किसी काल में नहीं हुआ था। रस और अलंकार, अभी जिसकी हमने बात किया था। दूसरी विशेषता आप बता सकते हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ साथ वीर रस का भी प्रभाव इस युग में था। वीर रस का, जैसे हमने कहा कि भूषण का शिवाबामनी, छत्रपति शिवाजी के बारे में वो रचना करते थे, उनकी वीरताओं का वर्णन करते थे भूषण, तो उन्होंने वीर रस का भी प्रभाव था। अगली विशेषता आप बता सकते हैं, श्रृंगार का विवेचन इस काल के प्रायः सभी कवियों ने किया। यानी जो श्रृंगार रस का था वो सभी कवियों ने इस काल में इसका वर्णन किया। कवियों ने दोहा, सवैया और कवित्व, इन 3 छंदों में ही रचनाएं की वो। तो जो परिपाटी की हमने बात की थी, जो एक धारा चला हुआ था वो, तो इसमें 3 तरह की ही छंद थे, दोहा, सवैया और कवित्व, इसी में ही रचनाएं की गई वो। और इस काल में ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रयोग हुआ, जितनी रचनाएं हो, ज़्यादातर रचनाएं वो ब्रज भाषा में की गई है रीतिकाल में वो। तो ये था रीतिकाल का संक्षेप में कहा जाए कि सामान्य परिचय हम लोगों ने किया कि क्या है रीतिकाल। तो रीतिकाल का हमने 2 शाखाओं की बात की, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। कुछ हमने कवियों की बात की थी और उनकी कुछ रचनाओं की बात की थी कि उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, और फिर हमने बात किया था कि रीतिकाल की क्या विशेषता है वो। और मैं बार बार कहता हूँ, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रीतिकाल को हिंदी साहित्य का एक स्वर्ण युग भी कहा जाता है वो। भले ही इसमें कुछ रचनाएं अश्लीलता से संबंधित हो गई, और वो केवल इसीलिए कि वो राज दरबारी को खुश करना चाहते थे, उस राजा को खुश करना चाहते थे, लेकिन जितना रस और जितना अलंकार का सुंदर प्रयोग इस युग के कवियों ने किया है, उतना किसी युग के कवियों ने नहीं किया था वो। इसीलिए यह हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है वो। तो उम्मीद है कि रीतकाल आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।